ट्रायंगल है, बहुत ही सॉलिड ट्रायंगल है, रशिया, ईरान, चाइना। येमेन एक बहुत ही पुअर देश है एंड सिंस 2014 वहां पे वॉर ही चल रहा है। पहले तो सिविल वॉर हुआ, फिर उसके बाद सऊदीज के साथ वॉर चालू हो गया जो उसने वेज किया येमेन पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। भले ही येमेन एक बहुत ही गरीब देश हो, इनफैक्ट वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड, पर वो एक ऐसा देश है जो हमेशा गाजा के साथ में खड़ा हुआ है, गाजा के साथ, पैलेस्टीन के साथ। और जितना सपोर्ट उन्होंने किया है इस कॉज को शायद और किसी भी देश ने ना किया हो। येमेन की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उन्होंने कहा कि भाई हम इजरायलीज को कैसे प्रेशराइज कर सकते हैं, तो जितनी भी इजराइल की शिप्स थी जो वहां से गुजरती थी उन्होंने उनको टारगेट करना चालू किया ताकि वो इजराइल की इकोनॉमी को हर्ट कर सके। जब भी आप ऐसे शिप्स को टारगेट करते हो तो शिपिंग का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, खास तौर पे उनको इंश्योर करने का कॉस्ट। यूएस एंड यूके ने लॉन्च किया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। उन्होंने कहा कि भाई येमेनीज, ये जो हूथीज हैं, अंसार अल्लाह इनका एक्चुअल नाम है, हूथीज सॉर्ट ऑफ यू कैन से अनदर वर्ड है जिससे लोग इसको रेफर करते हैं, बट मेजर नेम है इनका अंसार अल्लाह येमेन में, क्योंकि येमेन का कुछ पार्ट ये लोग कंट्रोल करते हैं, बाकी कुछ पार्ट प्रीवियस गवर्नमेंट के पास ही है। एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन यूएस एंड यूके की नेवीज ने मिलकर कोशिश की कि भाई वो प्रोटेक्ट करें उन सारी शिप्स को जिनको हूथीज टारगेट करते थे, बट दे फेल्ड। ये बात बहुत नोट करने वाली है कि जब वहां पे सीज फायर हुआ, इजराइल ने सीज फायर किया अगेंस्ट हमास गाजा में, तब इन्होंने भी कोई शिप्स को टारगेट नहीं किया। पर जब इजराइल ने ब्रेक किया सीज फायर तो इन्होंने फिर से इजरायली शिप्स को टारगेट किया। एंड ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इजरायली शिप्स ही थी वहां पे। उस टाइम पर ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बन चुके थे। फिर उन्होंने वेज कर दिया वॉर अगेंस्ट येमेन। एज अ पार्ट ऑफ दिस वॉर पागलों की तरह उन्होंने बॉम्ब किया येमेन को, एंड वो भी उन्होंने टारगेट किया मोस्टली सिविलियंस को। हमने एक पूरी वीडियो बनाई है इस चीज के ऊपर, यूएस वर्सेस येमेन, आप चेकआउट कर सकते हो टू गेट टू नो द एक्चुअल मोटिव्स। देखिए यूएस के पास ग्राउंड इंटेलिजेंस तो वहां पे होती नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ पे मिलिट्री टारगेट्स है, तो वो सैटेलाइट से देख के ही डिटरमिन करते हैं कहाँ उनको टारगेट करना है, कहाँ पे नहीं करना। पर उन्होंने येमेन के अगेंस्ट वॉर क्यों वेज किया? सिर्फ इजराइल की मदद करने के लिए। इसके अलावा उनके और फर्दर स्ट्रेटेजिक मोटिव्स भी थे जिसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। इस ऑपरेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिप्लॉय किया अपना एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमन। इवन वेस्टर्न प्रेस ये बताती है कि यूएस के इस कैंपेन से मोस्टली सिविलियंस ही अफेक्ट हुए। यूएस को कुछ भी आइडिया नहीं था कि मिलिट्री टारगेट्स कहाँ हैं, क्योंकि वो तो सैटेलाइट इमेजरी यूज करके कोशिश कर रहे थे ये डिटरमिन करना कहाँ बॉम्ब करना चाहिए, तो वो बेसिकली अंधाधुंध बॉम्ब करने लगे वहां पे। उसकी वजह ये है कि इनके पास ये मिसाइल लॉन्चर्स जितने भी हैं हूथीज के पास, ये मोबाइल हैं, ये एक जगह नहीं रहते, ये बाहर निकलते हैं, फायर करते हैं, फिर अंदर घुस जाते हैं। जब यूएस को लगने लगा कि भाई हम तो हार रहे हैं, तो उन्होंने सबसे जो घटिया टैक्टिक होती है वो यूज करी। उन्होंने बॉम्बार्ड किए उनके पोर्ट्स, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड उसके बाद जस्ट पीपल। उनको लगता था लोग हैं, इन्हीं को बॉम्बार्ड कर दो, क्योंकि जब आप हार रहे होते हो तब आपको लगता है मैं कोई भी डर्टी टैक्टिक यूज करूंगा, इनको बस मुझे प्रेशराइज करना है ताकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो सके। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का ही आर्टिकल है जो हमें बताता है कि जो यूएस सेंट्रल कमांड है, इन्होंने अटैक किए उनके पोर्ट क्योंकि वो डिग्रेड करना चाहते थे उनका इकोनॉमिक सोर्स ऑफ पावर। बेसिकली जिस चीज से वो लोग पैसे कमाते हैं, जिससे वहां के एक्चुअली लोग सर्वाइव करते हैं, उन्होंने कहा इसी को बॉम्बार्ड कर दो। एंड याद रखना ये सब उन्होंने किया उस देश में जो मिडिल ईस्ट का सबसे गरीब देश है। इसी के दौरान हुआ था सिग्नल गेट स्कैंडल। इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जो बतानी जरूरी है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं माइकल वॉल्ट्स, टर्न्स आउट कि शायद वो एक इजरायली स्पाई थे। उनके पास एक इजरायली वर्जन ऑफ ऐप था जहाँ पे वो सारी चैट्स अपलोड करते थे, तो उनको इस पोजीशन से रिमूव कर दिया गया बिकॉज उन्होंने एक जर्नलिस्ट को ऐड कर दिया था इस पर्टिकुलर सिग्नल कॉन्वर्सेशन में, जिसमें बाकी सारे यूएस के लीडर्स थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ? क्यों यूएस जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर है वो एक गरीब से देश को नहीं हरा सकी? बताया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि उनके कमांडर को 1 महीने का टाइम दिया गया था। उस 1 महीने के दौरान यूएस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने बम बरसाए, पर वहां येमेन के लोग हार नहीं माने। उन्होंने खुद भी यूएस की कैपेबिलिटीज को बहुत ही ज्यादा डैमेज किया। ऐसा बताया जाता है कि उनके जो टॉप नॉच ड्रोन है, ये MQ-9 रीपर ड्रोन्स, जिसके एक ड्रोन की कॉस्ट होती है अराउंड $30 मिलियन, उन्होंने 7 ऐसे ड्रोन गिरा डाले एंड दे वर गेटिंग बेटर एट इट। उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही थी। इतना ही नहीं, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने F-16, F-35 तक को गिरा डाला। ये एक बहुत ही बड़ी इंक्रेडिबल अचीवमेंट है। और जहां F-35 की बात की जाए तो ये है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। इंडिया के जो राफेल्स हैं वो है 4.5 जनरेशन, जिनके पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं है, पर फिर भी उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे वो इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को भी गिरा सकें। पर ये तो कंफर्म्ड ही है कि वो बहुत क्लोज आ गए थे एक F-35 को गिराने के लिए। पर कहानी यहीं पे नहीं खत्म होती, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। यूएस ने काफी F-18 एयरक्राफ्ट्स भी लूज किए। अब आप पूछोगे कैसे? ऐसा माना जाता है कि एक आध को तो उन्होंने हवा में ही गिरा दिया, पर येमेनीज ने, अंसार अल्लाह ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे वो डायरेक्टली इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को ही टारगेट कर पा रहे थे।
एंड इन्होंने समहाउ फिगर आउट किया कि भाई उसी टाइम पे टारगेट करेंगे जब कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा हो या लैंड कर रहा हो, क्योंकि जब वो उनकी मिसाइल लॉन्च करते थे टारगेटिंग दी एयरक्राफ्ट कैरियर, तब एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने आप को बचाने के लिए मनूवर करना पड़ता है, एकदम ऐसे शार्प टर्न लेना पड़ता है। जब वो ऐसे उसने शार्प टर्न लिए, ऐसे करके उनके कुछ एयरक्राफ्ट समुद्र में ही गिर गए। ये इमेजिन करना इतना मुश्किल है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पे एयरक्राफ्ट हैं और एकदम से शार्प टर्न लेता है वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर, और जो एयरक्राफ्ट है वो फिसल के समुद्र में गिर जाता है। अगर आप इसको और गहराई से समझना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर वीडियो मैं रिकमेंड करता हूँ। ये पर्टिकुलर चैनल है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डैनियल डेविस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। एंड अदरवाइज भी आप इनके बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, हैं भले ही अमेरिकन, पर इतने बढ़िया तरीके से ये इजराइल के बारे में, गाजा के बारे में और जितने भी वर्ल्ड इश्यूज हैं बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस चैनल। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे बैटल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने $7 बिलियन गंवाए हैं एंड वो अचीव भी नहीं कर पाए वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो वो चाहते थे। बदले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया, सिर्फ सिविलियंस ही मार पाए वो। अंत में अमेरिका और ट्रंप ने डिसाइड किया कि भाई बस बहुत हो गया एंड उन्होंने गिव अप कर दिया, लिटरली गिव अप कर दिया। एंड हम जानबूझ के आपको टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल दिखा रहे हैं जो ये सब बता रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पिक्चर के ही बाहर है। इजरायलीज कंटिन्यूस बॉम्बार्ड कर रहे हैं येमेन को, उनके पोर्ट को, उनके एयरपोर्ट को, और इसमें चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो एयरपोर्ट है वो सिर्फ सिविलियन यूज के लिए ही है और जो पोर्ट है वो एक्चुअली उनका सोर्स ऑफ इनकम है। पर ये लोग तब भी नहीं हार मान रहे। ये लोग वहां पे जो इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बेन गुरियन एयरपोर्ट, उसको टारगेट करते रहते हैं। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना क्यों इंटरेस्टेड है, येमेन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट ये तो है ही है कि वो इजराइल की शिप्स को टारगेट कर रहे हैं, पर वो चाहते हैं कि इजराइल बन जाए सुपर पावर ऑफ द रीजन। इन्होंने सक्सेसफुली सीरिया को तो खत्म ही कर दिया, वहां पे एक पपेट लीडर बिठा दिया, हमास और हिजबुल्लाह को काफी वीकन कर दिया है। तो अब इनका जो लास्ट एलाय बचा है ईरान का, जो एकदम फुल स्ट्रेंथ के साथ बचा है, वो है येमेन। आप यूट्यूब भी कर लीजिएगा इनको, प्रोफेसर जेफरी सैक्स को, क्या कायदे की बात करते हैं। ये बताते हैं कि इन लोगों के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इनके जो पॉलिटिशियंस हैं, दुनिया ना एक चेस बोर्ड की तरह है, एक गेम की तरह है। अब वो ईरान के पीछे लगे हुए हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। पर इस बात से एक चीज बहुत क्लियर है कि जब आप येमेन को नहीं टैकल कर पाए तो ईरान की जो बैटल होगी, जो बैटल फॉर ईरान होगी, वो तो कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ईरान अकेला नहीं है, उसको सपोर्ट कर रहा है रशिया और चाइना। जो ईरान की लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। And Iran is one of the biggest suppliers of oil for China, if not the biggest. ईरान रशिया के लिए भी बहुत स्ट्रेटेजिक है क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान खत्म हुआ तो उसके बाद ये लोग रशिया को ही टारगेट करेंगे, इन लोग को धीरे धीरे करके खत्म करना चाहेंगे। इसलिए ये लोग सब इकट्ठे आ चुके हैं। अब ये जो ट्रायंगल है बहुत ही सॉलिड ट्रायंगल है, रशिया, ईरान, चाइना। एंड ईरान की जो लोकेशन है वो रशिया एंड खासतौर पर इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में भी पहले आपको बता चुके हैं। ये जो नॉर्थ साउथ ट्रेड रूट है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है ट्रेड के लिए, रशिया के लिए भी, इंडिया के लिए भी। पर ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो वही कर रहा है जो वो जानता है, एक ब्लडी और डेंजरस गेम खेल रहा है। तो जब मैं काफी जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स को सुनता हूं तो उसमें एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन लगी, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें साथ साथ बताना ये भी जरूरी है कि ईरान यूएसए के बीच में एक न्यूक्लियर डील की बात चल रही है। एंड डेफिनेटली जब ट्रंप और पुतिन भी बात करते होंगे एक साथ, जैसा कि रिपोर्ट है कि उन्होंने 2 घंटे एक साथ बात की, तो वो सिर्फ रशिया यूक्रेन ही नहीं डिस्कस करते होंगे, वो ईरान को भी डिस्कस करते होंगे 100%। अंत में हम आपकी अटेंशन वापस लाना चाहेंगे येमेन पर, जो कि एक बहुत ही हीरोइक कंट्री है। सब वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज होने के बावजूद एंड एकदम वॉर टॉर्न होने के बावजूद वहां के लोग में बहुत ही बड़ा जिगरा है, करेज है। एंड जब आप कंबाइन करते हो यूज ऑफ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी अपने करेज के साथ, तो आप एक जायंट, यूएसए लाइक जायंट को भी टेक ऑन कर सकते हो, जैसा कि येमेन ने करके दिखाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, और अपनी सॉलिडारिटी दिखाई विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, विद द पीपल ऑफ गाजा।